हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। इस क्लास में हम वर्ल्ड के समस्त माउंटेन को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। साथ में याद रखिएगा, इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है, वो ये है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक एक कॉन्टिनेंट की समस्त बातों को ध्यान में नहीं रख पाते। अर्थात यदि उनके लिए थोड़ा सा चीजें इजी करती जाएं तो आई थिंक आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे वर्ल्ड के माउंटेन्स को अभी मैं कवर करा रहा हूं, देन उसके बाद मैं वर्ल्ड के डेजर्ट एरिया को कवर कराऊंगा, फिर विश्व के सदाबहार वनों को हम कवर करेंगे और घास के मैदानों को भी हम इसी प्रकार से कवर करेंगे। और वर्ल्ड में यदि मान लीजिए ऐसा कोई भी टॉपिक आपको लगता है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप अवश्य बताएं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम वर्ल्ड के समस्त माउंटेन्स को समझने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका भी टारगेट 2025, 2026 या फिर 2027 के एग्जाम को देने का है, याद रखें सभी के लिए स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर P2I अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले बैचेस, बेसिकली ये जो 2025 के लिए बैच है, ये फास्ट ट्रैक बैच है। अर्थात अब 2025 का एग्जाम होने में ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा तेजी से यहां पर कोर्स कवर कराया जाएगा, परंतु संपूर्ण कोर्स कवर कराया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि सर मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं या फिर मैं कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं परंतु मुझे इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो इन सभी दिक्कतों के लिए हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट मेंटोर हैं। तो आपको इन बैचेस की यदि हेल्प लेनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें और बाय के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां पर ऑफर पर आप यूज कोड में AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो यहां पर मेरी मेंटोरशिप आपको और साथ में अन्य सस्टेंस हैं, ये आपको यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। हाँ, इसी प्रकार से 2026 के लिए भी है भाई, आप इन सभी बैचेस से ज्वाइन हो सकते हैं। 2026 के अभ्यर्थियों के लिए ये P2I फाउंडेशन बैच है और 2027 के अभ्यर्थियों के लिए यह बैच अवेलेबल है। ये सभी आपको दिवाली सेल के तहत AKB लाइव कोड के साथ 32,999 रुपए में, यह मिलेगा आपको 26,999 रुपए में, और 2025 के लिए 17,999 रुपए में बैचेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिना देरी किए प्रारंभ करें। यदि हम वर्ल्ड में मौजूद सभी माउंटेन्स का अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आप भाई एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप, और यहां से ये कंप्लीट मैप बनकर तैयार है। जब आप इसके ऊपर बढ़ना चालू करते हैं तो दैट इज कैरिबियाई क्षेत्र है, ये है मेक्सिको की खाड़ी। इससे ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पर हडसन की खाड़ी वाला क्षेत्र आपको नजर आएगा भाई। इसको यदि हम थोड़ा सा नीचे कर लें, यह है हडसन की खाड़ी वाला एरिया। पश्चात इसके आप आगे बढ़ेंगे तो कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र नजर आएगा, और ये है हमारा अलास्का वाला रीजन। यह है कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, और दैट इज कंप्लीट मध्य अमेरिका वाला सेक्शन। यहाँ से देखेंगे तो ये है अफ्रीका महाद्वीप का सहारा डेजर्टिफाइड एरिया। नीचे आएंगे तो ये है लाल सागर वाला एरिया। लाल सागर को कवर करते हुए ये है पर्सियन गल्फ, और इन दोनों के बीच में अरेबियन पेनिनसुला, द ग्रेट इंडिया। यहाँ से चलते हुए और फिर यह है साउथ ईस्ट एशिया वाला सेक्शन। ऊपर चलते हुए यह है हमारा साउथ चाइना सी, यहाँ पर आती हैं कोरियन कंट्रीज, और ये है हमारा कामचटका का पेनिनसुला। आगे बढ़ेंगे तो ये है ग्रीस, दैट इज इटली वाला सेक्शन, और फिर ये है पुर्तगाल स्पेन वाला क्षेत्र। डेनमार्क को कवर करते हुए यह है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाला क्षेत्र, और फिर सफ़ेद सागर वाला रीजन। इज दैट क्लियर? आप जरा ध्यान रखें कि यहाँ आता है ग्रीनलैंड, यहाँ आता है आइसलैंड, दैट इज UK, यहाँ आता है आयरलैंड, और यहाँ देखने के लिए मिलेगा बच्चे फॉकलैंड आइलैंड, दैट इज टिएरा डेल फ्यूगो। इन दोनों के बीच में मैंने बताया था मैगलन जल संधि। यहाँ आता है मेडागास्कर वाला एरिया, यहाँ आता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला सेक्शन, है ना। इस मैप को आपको इस टाइप से बना लेना है। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो याद रखें इसकी शेडिंग भी आप करते जाएं, यानी कि कुछ इस प्रकार से
जैसे जैसे मैंने इसको पहले से इसलिए ड्रॉ करके रखा है ताकि ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। आप इस प्रकार से शेडिंग कर लेंगे और जब शेडिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा इजीली आपको समझने में होगा कि भाई एक्चुअल में आपको मैपिंग किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर माउंटेन्स को शो करना है। अब जब मैप बनकर तैयार है तो यहाँ पर याद रखो कि भाई उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये तमाम प्रकार के सागर, महासागर और साथ में महाद्वीप वाला सेक्शन, यहां पर याद रखिएगा कि अब माउंटेन्स कौन कौन से आपको याद रखना है। सबसे पहले ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। यहां पर दो माउंटेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पहला आता है ये रॉकीज माउंटेन, जिसका विस्तार अलास्का से लेकर नीचे मध्य अमेरिका के सेक्शन तक आपको मौजूद दिखाई देता है। और याद रखें कि इन सभी माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक ही प्रक्रिया के थ्रू हुआ है। इसको कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, या फिर एक और सिद्धांत है जिसके द्वारा आप इसको समझते हैं, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यदि ये आपको समझना हो, वैसे तो ये पता होगा, बहुत साधारण सा एक टॉपिक है, परंतु इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने पहले ही नंबर पर इसको समझाया था कि एक्चुअल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी एक सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांतों को मैंने पहले ही बता रखा है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और जब आप इस रॉकीज माउंटेन के बारे में समझना प्रारंभ करते हैं तो बच्चे याद रखो कि ये एक प्रकार का कॉर्डिलेरा पर्वत का उदाहरण है। क्या होता है कॉर्डिलेरा पर्वत? तो इसका अर्थ होता है कि भाई अनेक पर्वत श्रेणियों का समूह है ये। यहाँ एक अकेला पर्वत नहीं है। जैसे हिमालय माउंटेन को आप एक माउंटेन मानते हैं कि ये हिमालय है, परंतु जब आप रॉकीज माउंटेन की बात करते हैं तो इसके अंदर कई अन्य छोटे छोटे माउंटेन्स आपको मौजूद दिखाई देते हैं। जब आप एटलस में इसकी मार्किंग करते हैं ना, तो एटलस में मार्किंग के तहत आपको पता चलेगा। अब ये रेंजेस कौन कौन सी आती हैं, तो जरा देखिएगा कि भाई सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है अलास्का। ये अलास्का वही अलास्का है जिसको रसिया बताता है कि भाई मेरे इतिहास की यदि सबसे बड़ी कोई मिस्टेक है तो ये है कि मैंने अलास्का बेचा, वो भी वर्ल्ड के अपने सबसे बड़े दुश्मन को, और वो था यूएसए, है ना। वो भी बहुत उस समय जब इसको पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर प्राकृतिक गैसें और साथ में पेट्रोलियम के भंडार बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और यदि आज रसिया यूक्रेन वॉर में अलास्का होता रसिया के पास, तो इसकी कंडीशन कुछ और होती। यहाँ पर हमें जो वर्तमान कंडीशन नजर आ रही है, इसके पलट कुछ और भी यहां पर कंडीशंस क्रिएट होती हुई दिखती। यानी कि बहुत बड़ा फायदा साइबेरिया का, यानी बहुत बड़ा फायदा अलास्का का रसिया की ओर से हमें दिखाई देता। पश्चात इसके याद रखें कि इसमें कौन कौन से माउंटेन रेंजेस को एक्चुअली शामिल किया जाता है। तो कॉर्डिलेरा माउंटेन के तहत सबसे ऊपर नजर आती है बच्चे, ये है हमारी अलास्का रेंज, नीचे आती है कोस्टल रेंज, उसके नीचे दिखाई देती है कैस्केड, और पश्चात उसके नीचे आती है सियरा और नेवेदा। अब यहाँ पर जो सियरा नेवेदा है ये संयुक्त रूप से नजर आएंगी, अर्थात ये आसपास ही दोनों लोकेटेड मिलेंगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एटलस यदि आपने खोल रखा है तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड सियरा और नेवेदा। ठीक है, ऊपर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो दैट इज अलास्का रेंज। इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, अदरवाइज ये हौच पौच हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर आपको माउंट मैकिनले मिलेगी जो कि अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नीचे आते हैं तो कोस्टल रेंज मिलेगा, और यहीं पर इसी माउंटेन के बीच में, जिस प्रकार से आप हिमालय को पढ़ते हैं, यदि इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी हो और नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ कि भाई जब आप हिमालय को पढ़ते हैं ना, तो हिमालय को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, है ना, शिवालिक श्रेणी, ये तमाम प्रकार के हिमालय में हमने इसको विभाजित किया है। अब जब आप इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो एक्चुअली वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में आपको कई प्रकार की रेंजेस दिखाई देती हैं, और इन रेंजेस में विभिन्न प्रकार के घाटी क्षेत्र नजर आते हैं, और इन घाटी क्षेत्रों को कहा जाता है कुल्लू कांगड़ा घाटी। जैसे उदाहरणार्थ यदि हम बात करें कुल्लू कांगड़ा घाटी, है ना, कश्मीर घाटी वाला एरिया जिसको हॉटस्पॉट ऑफ टेररिज्म या फिर आतंकवाद का हॉटस्पॉट नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आसाम घाटी क्षेत्र, नुब्रा घाटी वाला एरिया, ये तमाम प्रकार के एरिया आपको कश्मीर में दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार से किन्हीं दो माउंटेन्स के बीच में आपको घाटी वाला क्षेत्र नजर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपको कई माउंटेन्स के बीच में पठारी क्षेत्र भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे उदाहरणार्थ यदि हम बात करें तो इसको जब आप वर्टिकली देखेंगे तो यह है हमारा हिमालय माउंटेन वाला क्षेत्र, और जब आप इसके उत्तर में देखते हैं ना, तो उत्तर में तिब्बत के पठार पर या फिर चाइना वाले रीजन को आप मान सकते हैं,
यहां आपको नजर आता है कुल्लुन शान पर्वत, और इन दोनों के मध्य में एक्चुअली मौजूद है हमारा एक पठार, यानी कि तिब्बत का पठार, जो कि पूरा का पूरा एक देश है। और ये कहलाता है एक्चुअल में दो पर्वतों के मध्य में स्थित पठारीय भाग। तो इस रीजन में कहीं जब उठा हुआ पठार आपको दिखाई देता है तो इसको कहा जाता है एक्चुअली अंतर पर्वतीय पठार। ये कोई सा माउंटेन होगा भाई, एक रॉकीज माउंटेन की एक पीक होगी, ये रॉकीज माउंटेन की दूसरी पीक होगी। इन दोनों के मध्य में जो पठारीय क्षेत्र है इसको कहा जाता है एक्चुअली अंतर पर्वतीय पठार। और ऐसे ही कई अंतर पर्वतीय पठार इस रॉकीज रेंज पर मौजूद हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनका डिस्कशन मैं करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड लूंगा तो वहां पर मैं इनका डिस्कशन करूंगा, अदरवाइज इस स्लाइड में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। जब आप इससे आगे आएंगे तो यहां आपको नजर आएगा एंडीज पर्वत श्रेणी, दैट इज कॉल्ड एंडीज माउंटेन या फिर एंडीज पर्वत, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में लोकेटेड है। और ये शुरू होता है वेनेजुएला देश से और जाता है ये चिली देश तक, है ना, यानी कि चिली देश के बिल्कुल दक्षिणी भाग तक ये मौजूद देखने के लिए मिलेगा। अब याद रखो कि एक देश है चिली यहां दक्षिण में, ये पूरा का पूरा स्थित है एंडीज माउंटेन पे, और इसीलिए इस चिली देश को माउंटेन कंट्री कहा जाता है। और साथ में याद रखिएगा कि यहीं पर स्थित मिलेगा आपको आटाकामा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का शुष्कतम डेजर्ट में से एक है, अर्थात यहां पर बहुत ही ज्यादा शुष्कता आपको मौजूद दिखाई देती है। याद रखें कि यह एंडीज माउंटेन और रॉकीज माउंटेन दोनों का ही निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जब मूवमेंट हुआ, इन दोनों का जब मूवमेंट हुआ पश्चिम दिशा की ओर, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, उसमें भी नजका प्लेट और जुआन डी फ्यूका, जो कि यहां पर नजर आती हैं आपको, नजका प्लेट और जुआन डी फ्यूका प्लेट में हुए अभिसरण का परिणाम है। अर्थात महासागरीय प्लेट हैं जुआन डी फ्यूका और नजका, और इनका अभिसरण हुआ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, तो एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ जिसको नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज और साउथ अमेरिका में बच्चे कॉल किया जा रहा है रॉकी एंडीज माउंटेन। इज दैट क्लियर? इसकी यदि आप हाईएस्ट पीक देखें तो ये नजर आती है चिली और अर्जेंटीना के समीप, और इसे नाम दिया जाता है एक्चुअली, इसे नाम दिया जाता है माउंट एकांकागुआ। वर्ल्ड में यदि सबसे ज्यादा वॉल्केनो है, वर्ल्ड में यदि सबसे ज्यादा आपको ज्वालामुखी किसी एरिया में देखने के लिए मिलेंगे और खासकर एक्टिव वॉल्केनो, तो ये एंडीज माउंटेन पर ही दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 से 22 है। अपितु ये तो काउंटेबल हैं, कई ऐसे भी ज्वालामुखी हैं जिनमें कई समय से विस्फोट नहीं हुआ है, कई समय से इरप्शन नहीं हुआ है, परंतु वहां ऐसी बिल्कुल गारंटी नहीं है कि इसमें कभी भी इरप्शन नहीं हुआ, यानी कि अभी तक नहीं हुआ है, आगे आने वाले समय में हो जाए तो कोई बोल नहीं सकता है। पश्चात इसके याद रखें कि यह है नॉर्थ अमेरिका वाला सेक्शन। अभी मैं इसके अंतर पर्वतीय पठारों के बारे में डिस्कस कराऊंगा, जिनके बारे में मैंने अभी यहां पर बोला है भाई, इनको नाम दिया जाता है अंतर पर्वतीय पठार। इन अंतर पर्वतीय पठारों की विशेषता क्या होती है? तो वर्ल्ड में अलग अलग पठारों को आप अलग अलग विशेषताओं के रूप में जानते हैं। इनकी विशेषता यह रहती है कि नदियां यहां पर आती हैं, अपने अवसादों का निक्षेपण करती हैं, और यह पठार कुछ कंडीशन में, यानी कि हर स्थान पर नहीं, कुछ कंडीशन में ये एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इसीलिए ये फेमस होते हैं। अब उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, परंतु हाँ लोकेशनल एनालिसिस के हिसाब से सामान्यतः ये एक ऐसी संरचना है जो कि प्रायः नहीं बनती है ना। नहीं तो घाटी क्षेत्र बेसिकली दो माउंटेन्स के बीच में पाए जाते हैं, यहां पर पठारी क्षेत्र है, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे तिब्बत का पठार, अब इसको हम पठारों वाले चैप्टर में कवर करेंगे, यहां पर इसके मैं नाम बताऊंगा आपको। अब जरा याद रखो भाई, इसके आगे हम आए तो एक और माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इस माउंटेन को नाम दिया जाता है अपलेशियन पर्वत का। ये दोनों ही एक प्रकार के यंग फोल्डेड माउंटेन है, परंतु जहां आप अपलेशियन पर्वत का अध्ययन करेंगे, अपलेशियन पर्वत में आप देखेंगे कि यह एक प्रकार का ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, लाइक हमारा अरावली माउंटेन। जैसे हिमालय एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, परंतु जब आप इस माउंटेन का अध्ययन करते हैं, इसको नाम दिया जाता है अपलेशियन पर्वत, यह एक प्रकार का ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में काउंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अपलेशियन पर्वत। कहां आता है ये? तो यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में, अर्थात यूएसए के पूर्वी भाग में मौजूद दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपलेशियन पर्वत और रॉकीज पर्वत को देखते हैं तो इनके मध्य में एक मैदानी भाग नजर आता है, लाइक जैसे हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, और ये भी सेम उसी प्रक्रिया के थ्रू निर्मित है
जिस प्रक्रिया के थ्रू उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, अर्थात विभिन्न नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के जमाव के कारण इसका निर्माण वर्णित होता है। याद रखें कि जिस प्रकार उत्तर भारत का विशाल मैदान अर्थात यूपी बिहार वाला एरिया कृषिगत गतिविधियों के लिए जाना जाता है, सेम एज यहां पर भी उपजाऊ क्षमता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यूएसए में यूपी और बिहार जैसी कृषि की जाती है, परंतु हां, यूएसए में इस मैदान जैसी, हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान जैसी महत्ताएं अवश्य देखने के लिए मिलती हैं। और ये वर्ल्ड के मोनोटोनस प्लेन में आता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोटोनस प्लेन की यदि हम बात करें तो यही है यूएसए का ग्रेट मैदान। यहां पर याद रखो इसका निर्माण हुआ है एक नदी के द्वारा, जो कि उत्तर से एक नदी आती है जो मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और इस नदी को नाम दिया जाता है मिसिसिपी नदी। इज दैट क्लियर? यहां पर याद रखें कि इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक माउंटेन मिलेगा जिसको कॉल किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है एटलस माउंटेन। ये 3 देशों में विस्तृत है। सबसे पहले आता है मोरक्को, जो कि जिब्राल्टर जल संधि, मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैं वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट करा रहा था, जलमार्गों के बारे में बता रहा था, तो वहां पर मैंने जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बताया था, जिसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वही जो मोरक्को और स्पेन को अलग करने का कार्य करती है। और यहां पर आपको एक माउंटेन लोकेट मिलता है, इसका नाम है एटलस पर्वत। और याद रखें कि इस एटलस पर्वत का निर्माण अफ्रीकन प्लेट के अपवर्ड मूवमेंट के कारण हुआ है, अर्थात पृथ्वी की आयु को हमने जिन 16 युगों में विभाजित कर रखा है, उन 16 युगों में से एक कल्प ऐसा था जब अफ्रीका महाद्वीप में भी मूवमेंट हुआ। और ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है, और ये बात आपको लिखनी इसलिए है, क्योंकि भाई वर्ल्ड के यदि सबसे स्टेबल कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो ये आता है पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत वाला सेक्शन, और साथ में अफ्रीका महाद्वीप वाला एरिया। जब अफ्रीका महाद्वीप में मूवमेंट हुआ तो यहां पर एक माउंटेन का निर्माण हुआ। एक्चुअली यूरोप में भी हुआ और साथ में इस अफ्रीका में भी एक माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसको अफ्रीका में नाम दिया जा रहा है एटलस पर्वत। और इसका विस्तार 3 देशों में मिलेगा, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये मोरक्को में लोकेटेड है, जिसका नाम है माउंट टुपकल। यह है हमारी माउंट टुपकल रेंज, जो कि मोरक्को क्षेत्र में लोकेटेड है। और यहीं पर इसके अपवर्ड मूवमेंट के कारण ही अफ्रीका वाले सेक्शन में इटली और ग्रीस के ऊपर एक माउंटेन का निर्माण हुआ, और इसे नाम दिया जाता है एल्प्स पर्वत, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक दिखाई देती है। और इसी एल्प्स पर्वत का ही विस्तार इटली में भी है, और इसी एल्प्स माउंटेन का विस्तार ग्रीस में भी मौजूद है। और पहले यानी कि भूतकाल की यदि हम बात करें तो यही एल्प्स पर्वत आगे तक विस्तृत था। कहां तक? तो जहां आज वर्तमान में आपको यह काला सागर और साथ में नजर आता है कैस्पियन सागर, ये दोनों के आगे तक यह विस्तृत था। फिर ऊपर से आने रही नदियों ने इसका अपरदन किया, और अपरदन करने के परिणाम स्वरूप इसका मध्य वाला भाग गायब हुआ। और आज आपको जो माउंटेन कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में दिखाई देता है, उसको आप अलग से पढ़ते हैं, और इसका नाम है कॉकेशस पर्वत। तो यहां एल्प्स माउंटेन अलग हो जाता है, और साथ में यह कॉकेशस माउंटेन अलग हो जाता है, जिसमें से इस एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक अभी हमने बताई है कि भाई माउंट ब्लैंक है। और इस कॉकेशस की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक आती है माउंट एल्ब्रुश। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। और इसी एल्प्स पर्वत का ही विस्तार इटली में कहलाता है एपिनाइन माउंटेन, और ग्रीस में कहलाता है एक्चुअली पिंडस पर्वत। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इसी एल्प्स पर्वत का विस्तार है, कोई अलग से माउंटेन नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। लाइक हिमालय है, हिमालय ही इसको पाकिस्तान में कॉल किया जाता है सुलेमान, और हिंदू कुश कहा जाता है अफगानिस्तान में। पर एक्चुअली इन दोनों के ही निर्माण की प्रक्रिया हिमालय के ही समकालीन है, हिमालय के ही ये विस्तार है, ऐसा हम बोलते हैं। अराकान यूमा भी हिमालय का ही विस्तार है, इनके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा, यह है एटलस अफ्रीका महाद्वीप का। इसके नीचे आएंगे तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप में एक और माउंटेन मौजूद है, और इसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। वैसे तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे कहा जाता है मरुस्थल और साथ में पठारों की भूमि।
और इसीलिए यहाँ के दो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो पर्वत ही सबसे ज़्यादा फेमस है। इसकी लोकेशन आपको साउथ अफ्रीका देश में देखने के लिए मिलेगी। एटलस में जाकर इसको मार्क करिएगा। जनरली यूरोप में यही पढ़ा जाता है कि भाई एल्प्स पर्वत है और कॉकेशस पर्वत है। याद रखें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला जो सेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी एक माउंटेन है और इससे नाम दिया जाता है नॉर्वेजियन माउंटेन। और जितने स्थानों पर, जितने देशों में यह नॉर्वेजियन माउंटेन का विस्तार है, उन्हें कहा जाता है नॉर्डिक नेशन। आई थिंक आपने सुना होगा ये कभी ना कभी कि नॉर्डिक नेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो यह है नॉर्डिक नेशन और इसी के बाजू में नजर आता है नॉर्वेजियन सागर, और इसी नॉर्वेजियन सागर के ऊपर से गुजरती है नॉर्वेजियन की ठंडी जलधारा, और जिसके कारण आर्कटिक महासागर का जल पिघलता है। और इस कोला प्रायद्वीप में स्थित जो रसिया का मरमस्क बंदरगाह है, ये रसिया वर्ष भर व्यापार कर पाता है। यानी कि बस नॉर्वेजियन सागर के अकॉर्डिंगली आप कितनी बातें याद रख सकते हैं, यह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह है हमारा नॉर्वेजियन सागर, और इसी से लगा हुआ यह जो माउंटेन है, यह है हमारा स्कैंडिनेविया माउंटेन ना, यह है हमारा स्कैंडिनेविया माउंटेन वाला सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते बढ़ते यह है स्कैंडिनेविया पर्वत या स्कैंडिनेविया माउंटेन। इसी से जुड़ी हुई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब यदि आगे बढ़े तो यह है एशिया महाद्वीप, और एशिया और यूरोप महाद्वीप को जो रेखा अलग करती है या फिर जो माउंटेन अलग करता है, इसे नाम दिया जाता है यूराल पर्वत का या फिर यूराल माउंटेन का। और इस यूराल माउंटेन को इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि रसिया एक ऐसा देश है जो कि ज्योग्राफिकली को तो पार्ट है, भौगोलिक आधार पर यह भाग है एशिया महाद्वीप का, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह स्वयं को यूरोप कॉन्टिनेंट का भाग बताता है। कारण यह है कि यदि किसी भी देश को देखा जाए तो ये देश एक्चुअल में जनसंख्या से बनता है, यानी कि पॉपुलेशन, वहां पर लोग कितने निवास करते हैं इसके आधार पर बनता है, और ना कि वहां की भूमि के आधार पर। यदि भूमि के आधार पर देश बनता तो आज पता नहीं वर्ल्ड में कितने ही ऐसे स्थान हैं जहां पर पॉपुलेशन नहीं रहती है, तो अलग अलग नेशन जाते, और खासकर सबसे पहले ब्रिटेन जाता, यूएसए जाता और उस क्षेत्र को हथिया लेता और वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता। भाई जब ह्यूमन ही नहीं है तो देश का क्या करोगे। तो याद रखो कि ये जो रसिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच का जो डिस्प्यूट होता है ना, ये वर्ल्ड के जो दो भाग हैं अर्थात यूरोप और एशिया, इन दोनों को विभाजित करता है एक माउंटेन, और इसको नाम दिया जाता है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत का विस्तार कैस्पियन सागर के उत्तर तक है, और यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक है यूराल नदी और एक है वोल्गा नदी, और ये दोनों ही नदियाँ एक्चुअली कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, दैट इज वाई इसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, यह है यूराल पर्वत, इज दैट क्लियर। और इसी को माना जाता है विभाजक रेखा किन किन के बीच की, तो यूरोप और एशिया के मध्य की विभाजक रेखा। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है ये भारत में लोकेटेड है भाई, इसका नाम है हिमालय। हिमालय का विवरण हम उस प्रकार से नहीं करेंगे जैसा हमने इंडियन ज्योग्राफी में किया था, केवल और केवल इसके नेमिंग आपको याद रखना है, और साथ में इससे जुड़े हुए अन्य कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अफगानिस्तान में हिमालय का जो विस्तार है इसे नाम दिया जाता है बच्चे हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश के पश्चात पाकिस्तान में इसे कहा जाता है सुलेमान पर्वत, अर्थात दैट इज ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसे नाम दिया जाएगा सुलेमान माउंटेन, सुलेमान पर्वत। हिमालय तो आप सभी जानते हैं कि मध्य में जो आपको धनुषाकार आकार का दिख रहा है इसे हिमालय कहा जाएगा। हाँ, म्यांमार की बात हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि यह है अराकान योमा वाला शिखर, जिसका भाग या फिर जिसका निचला भाग बंगाल की खाड़ी सागर में डूबता है, और बाद में यह कहलाता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला सेक्शन। पश्चात आता है ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, और ऑस्ट्रेलिया में देखिए जितने भी पार्ट, जितने भी बार मैंने स्लाइड चेंज की है वो सभी पीछे लिखा हुआ है। आप इसको ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इसको एक ही में लिख सकता हूं, पेड क्लास में मैं एक ही में लिख देता हूं, परंतु YouTube के स्टूडेंट उतने डेडिकेशन के साथ पहली बात वीडियो देखते नहीं हैं। बहुत कम परसेंटेज है जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वीडियो देखते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इस मैप को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे।
परंतु मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मेरी इस बात को सुनने के बाद आप इस पूरे मैप को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो यदि आप ड्रॉ करते हैं तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड करें, और ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने यूज की हैं, जिसमें अलग अलग स्लाइड में मैंने अलग अलग बात नोट डाउन की है, इसको आप लिख लें। ये सभी बातें आपके काम की हैं। जैसे इससे पहले जितने भी वीडियोस हुए हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। इसकी भी जाकर मैं अपलोड कर दूंगा आफ्टर दी अपलोडिंग वीडियो, और इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यदि मान लीजिए आप कॉपी में ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो। ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन है, और ऑस्ट्रेलिया में जो माउंटेन है इसे कहा जाता है भाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला क्षेत्र। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आती है, और पूर्वी भाग में आने पर जो ऑस्ट्रेलिया है, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, जो कि एक क्वेश्चन भी है, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 95% ऑफ पॉपुलेशन इसके 5% एरिया में रहती है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसके पूर्वी भाग में स्थित है। यदि मान लीजिए ये मध्य में होता या पश्चिमी भाग में होता तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो 95% एरिया मरुस्थलीय दिखाई दे रहा है, ये मरुस्थलीय नहीं होता है ना, यह भी हरा भरा होता और यहां पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन निवास कर रही होती। परंतु ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट कोसियस्को है, जो कि दक्षिणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आती है ना, ये यहां पर मौजूद है, माउंट कोसियस्को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हुए एक और माउंटेन है, जनरली हम इतने पर्वतों को पढ़ लेते हैं, एक और पर्वत है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका रेंज, और ये लोकेटेड है एक्चुअल में कहां? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। हम अक्सर इसे छोड़ देते हैं, परंतु आप याद रखें जब आप वर्ल्ड को देखेंगे और खासकर ग्लोब को देखते हैं, एटलस में आप अंटार्कटिका का मैप देख सकते हैं, तो अंटार्कटिका के उत्तरी भाग से चालू होते हुए दक्षिणी भाग तक एक माउंटेन रेंज का विस्तार है, और इसे नाम दिया जाता है इसे नाम दिया जाता है ट्रांस अंटार्कटिका रेंज का। और ये ट्रांस अंटार्कटिका रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं के दक्षिणी भाग से आज वर्तमान में एक आइसबर्ग टूटा है, और ये प्रवाहित हो रहा है, और इसका मेन कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज को। तो ये थे वर्ल्ड के वो तमाम इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो कि हमको पढ़ने होते हैं। और साथ में अब जो आने वाला वीडियो रहेगा मैं उसमें पठारों को कवर करूंगा, मरुस्थलों को कवर करूंगा, सदाबहार वनों को कवर करूंगा, और साथ में उन तमाम चीज़ों को कवर करूंगा जो भी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि मान लीजिए आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, इस पर इंगेजमेंट लाने का प्रयास करें। और यदि ऐसे ही किसी अन्य वीडियो पर ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं अवश्य उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।